हेलो गाइस, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि शॉक थेरेपी है क्या, ठीक है, उसके बारे में हमने रीड किया था। आज हम देखने वाले हैं कि शॉक थेरेपी जो है उसके क्या है, परिणाम क्या थे और उसका जो संघर्ष और तनाव क्या था, वो आज हम रीड करने वाले हैं। तो जो शॉक थेरेपी थी 1990 में अपनाई गई थी। पहली लाइन से पहला क्वेश्चन बन रहा है कि शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी, तो 1990 में अपनाई गई थी। ठीक है, शॉक थेरेपी जनता को उपभोग से उस आंदोलन तक नहीं ले जा गई जिसके उसने वादा किया था। ठीक है, अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी थी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रण औद्योगिक ढांचे का चरमरा उठा। लगभग 90% जो उद्योग थे को निजी हाथों या कंपनियों में बेच दिया गया था। लालच, देखो किसी इंसान के पास अगर पहले वो कुछ देखा हुआ नहीं होता है और बाद में अचानक से उसके पास सब कुछ आ जाता है तो उसमें लालच पैदा हो जाता है कि इन सब चीज़ों को मैं उत्पादन कर दूं, ठीक है, निर्यात कर दूं और मैं अमीर बन जाऊं। तो रूस ने भी ऐसा ही कुछ किया था। उसने क्या किया था कि जितना भी उसके पास था वो सब कुछ उसने क्या किया था, औद्योगिक जो ढांचा था उसने निजी हाथों में सौंप दिया था। मतलब उसके खुद के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने एक कंपनी को मतलब दे दिया और उसके बदले उसने पैसे ले लिए थे। तो इस तरीके से वो चीज़ें निजी हो गई थी, उस पर सभी का आधिपत्य नहीं हो गया था। तो 90% जो उद्योग थे वो निजी हाथों में सौंप दिए गए थे। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण जो कि सरकार द्वारा निर्देशित उद्योग नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटिया मेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। कल के लेक्चर में हमने गराज सेल के बारे में देखा था। गराज सेल में हमने क्या पढ़ा था कि जो यही देखा था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यही था कि जो निजी उद्योग जो सामूहिक उद्योग जो थे उन्हें निजी के हाथों में सौंप देना। मतलब क्या सामूहिक का मतलब, जैसे कि पार्क नहीं होता है ना, पार्क होता है ना, उसमें सबका सामूहिक होता है, उसमें कोई भी आ जा सकता है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है। लेकिन जब क्या होता है उसका लिमिटेड कर देते हैं अपन, तो उसमें जैसे कि पहले क्या होता था कि किसी भी पार्क में जाने से पहले हमसे कोई भी पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है, किसी तरीके का कोई सा पेमेंट नहीं होता है, तो वो एक सामूहिक तरीके से होता है। लेकिन अगर उसको हम पेमेंट के तौर पे कर दिया जाए तो लोग जाने से पहले सोचेंगे। तो इसी तरीके से ये रूस ने किया था। तो गैरा सेल को मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो 90% जो उद्योग थे उनको क्या किया था, निजी हाथों में सौंप दिया था और इसी को हम गैरा सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि गैरा सेल को से बोलते हैं। 90% जितने भी उद्योग थे उनको निजी हाथों में सौंप दिया। सौंपना ही क्या है, गैरा सेल है। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण औद्योगिक कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया। हालांकि इस महाबिक्री के उपभोग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों में बेच दिए क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। ठीक है, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। देखो इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, थोड़ा सा यही तो है कि जो भी चीज़ सामूहिक चीज़ से थी उसको क्या कर दिया गया, उसको सामूहिक ना रखकर उसको निजी बना दिया गया था। ठीक है, सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी। मतलब पहले जो किया करते थे ना सामूहिक, फिर उसको राज्य के अंडर में दे दिया करते थे, तो वो ऐसा कुछ नहीं था। अब सबकी निजी हो चुकी थी तो लोग अपने अपने तरीके से उसको व्यवसाय करते थे, उसका उत्पादन करते थे। तो वो खेती अब सामूहिक ना होकर के सामूहिक खेती जो है वो खत्म हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू कर दिया। सन 1999 में वास्तविक संकल्प घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे था। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट ही चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया और सरकारी रियासतों को खात्मे के कारण ज्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए थे। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गए और अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। कई देशों में एक माफिया वर्ग यानी कि जरायम
पेशा लोग उभरा और उससे अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। निजीकरण ने कई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल हो रहे गणराज्य को, खासकर कौन था उसके अंदर, खासकर उसके अंदर था रूस। ठीक है, तो इसके अंदर माफिया वर्ग में उभरा और उसमें अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। निजीकरण ने कई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच में तीखा विभाजन हो गया। मतलब अमीरी और गरीबी में बहुत ज़्यादा फर्क करने लग गए थे। ठीक है, पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता थी और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया। उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थाम गई। लगभग यानी कि क्या हुआ कि फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई थी। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त हुई और इसमें से कुछ शताब्दी हो गए थे। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या हुआ, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने पहले 10 वर्ष के लिए अपने को इस पद पर बहाल करे और इसके बाद समय सीमा के अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया। इस राष्ट्रपति ने अपने फैसले से असहमति या विरोध की अनुमति दी थी। अधिकतर देशों ने न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम करना अभी बाकी था। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया था। अधिकांश देशों ने अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करना, इनके बेचना। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादन देश हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शनल टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि तेल और गैस उत्पादन करने वाले देश कौन कौन से हैं। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान। ठीक है, याद इसके मैं ट्रिक भी बता दूंगी कि किस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। बाकी देशों को अपने क्षेत्र में तेल की पाइपलाइन गुजरने के कारण फायदा हुआ। इस एवज में उन्हें किराया मिलता है। एक हद तक विनिर्माण का काम भी शुरू हुआ। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब अच्छे से एनसीईआरटी को कवर करने के बाद। ठीक है, अब संघर्ष और तनाव जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू गाइस।